हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। We use various materials of our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. तो हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं हमें नेचर से मिलती हैं, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, और कुछ चीज़ें ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा मिलती हैं। तो कौन सी चीज़ें हमें ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा मिलती हैं और कौन सी नेचुरल रिसोर्स होती हैं? तो नेचुरल रिसोर्स जो होती हैं वो होती हैं जैसे कि पानी है और सनलाइट है, लकड़ी है, गोल्ड यानी मेटल्स हैं और क्रूड ऑयल्स हैं एंड सो मैनी अदर थिंग्स विच आर नेचुरल रिसोर्स। और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स जो ह्यूमन द्वारा मतलब मानव जाति द्वारा बनाए गए हैं, उनके एफर्ट्स से बने हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है और शीट हैं, मेटल शीट जो होती हैं, रबर है, ब्रास है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानव एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा बनाई गई हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो क्या इस लिस्ट में हम एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स को ऐड कर सकते हैं? यस, ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो हैं नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं। और क्या नेचुरल रिसोर्स हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं, अगर आप उसे एग्जॉस्ट कर दोगे, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा वो एग्जॉस्ट यानी नष्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स जो हैं एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? हम 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम पीने के पानी का गलत इस्तेमाल करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो वो लिमिटलेस नहीं है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। इस अवेलेबिलिटी के चलते इन रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड दूसरा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं नेचुरल रिसोर्स, वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, और वो इतनी जल्दी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा नष्ट नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट और एयर। सनलाइट और एयर जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। लेकिन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनका अमाउंट नेचर में लिमिटेड है। They can be exhausted by human activities. The example resources means forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gases. तो ये जो जितने भी हैं रिसोर्सेज, ये एग्जॉस्टिबल हैं। अगर आप इसका ओवर यूज़ करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर दोगे, तो ये एक दिन नेचर में ख़त्म हो जाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग कोल और पेट्रोलियम यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। Assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gases. ये तो एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे जो जनरेशन मतलब जो हमारे अर्लियर जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा लालची थी? अर्लियर जनरेशन का मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो क्या बहुत लालची थे? वो हमारी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते थे? नहीं, वो जब पहले का समय था उस समय ये जो हमारे पूर्वज होते थे वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करते थे। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। और इस चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, क्या होते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। These were formed from the dead remains of living organisms called fossils. These are also known as fossil fuels. This is very important. फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल जैसे हुए कोल और पेट्रोलियम। और फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन तो भी मैंने आपको बताई कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं। ये एनर्जी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बनते कैसे हैं? देखिए, हज़ारों साल पहले जो पेड़ थे, जानवर थे, नष्ट हो गए और धीरे धीरे वो एक्टिविटीज़ यानी बारिश है या भूकंप है या फिर और इस तरह के डिज़ास्टर के चलते दब गए। धीमे धीमे उसके ऊपर एक लेयर जमती चली गई मिट्टी की, और उसके बाद वो काफ़ी डीप में चले गए, तो वो जो हैं वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। इनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल।
यू हैव मेन सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोयले के बारे में सुना होगा। कोल को हम हिंदी में कोयला कहते हैं। ये बहुत हार्ड होता है और ब्लैक कलर का स्टोन होता है। तो कोयला किस तरह से यूज़ होता है अभी मैंने आपको बताया। कोल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। तो कोयले को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अर्लियर यानी शुरुआत के समय में जो रेलवे इंजन चलते थे उसमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए भी इंजन में इसको डाला जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज टू थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसका यूज़ जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स में भी किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन साल पहले, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइनिंग वेट लैंड एरियाज। तो जो अर्थ थी उस पर बहुत घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग एंड अदर रिसोर्सेज दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। देखिए जब फ्लड आया, जैसे बाढ़ आई, और नेचुरल प्रोसेस और भी होते हैं जिसके द्वारा, जैसे भूकंप है, इसके चलते जो फॉरेस्ट है वो धीमे धीमे नष्ट हो गया और बरीड हो गया सॉइल के अंदर। बरीड मतलब दब गया, धंस गया, और उसके ऊपर काफ़ी लेयर्स जो हैं सॉइल की डिपॉजिट होती चली गई और वो कंप्रेस्ड हो गया, वो मतलब अंदर की तरफ दब गया। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एंड द शैंक डीपर एंड डीपर। टेम्परेचर बढ़ता गया और इस तरीके से जो है ये डीप में, काफ़ी डीप गहराई में चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। और इसी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के चलते, प्रेशर यानी दबाव और टेम्परेचर मतलब तापमान, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो जो कोल होता है उसमें कार्बन होता है, काफ़ी मात्रा में कार्बन कंटेन करता है क्योंकि वो ब्लैक कलर का भी होता है और उसमें कार्बन होता है। कार्बन जो है वो सोर्स है। और जो नेचुरल वेजिटेशन थी, जो डेड वेजिटेशन थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है जब कोल में, तो उसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन? When the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was from the remains of vegetation, यानी किससे बनते हैं ये? रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन के, जो भी अवशेष होते हैं वेजिटेशन के वो धीरे धीरे कोल में परिवर्तित हो जाते हैं। और कोल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल। अगर आपसे कहीं पूछा जाए टू एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, दैट योर आंसर इज कोल एंड पेट्रोलियम। When heated in the air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas. जब इसको जलाया जाता है कोल को, तो ये हवा में के द्वारा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। यानी इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है, कोल को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। देखिए जो इसके इंडस्ट्री में अगर इसका प्रोसेशन होता है, प्रोसेस की जाती है, तो हमको क्या क्या मिलते हैं? बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। दीज आर वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला है कोक। कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बहुत सख्त होता है, पोरस माने इसमें छिद्र होते हैं, और ये काले रंग का सब्सटेंस होता है जो कोक होता है। और इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये कार्बन का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। प्योर फॉर्म मतलब इसमें और भी कुछ भी मिक्स नहीं होता है, ये प्योर कोक होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब स्टील बनाई जाती है तो वहाँ पर कोक का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तब भी हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोल तार, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद द अनप्लीजेंट स्मेल। देखिए कोल तार में एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है, और ये बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है काले रंग का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, और ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज टू स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एंड एक्सेट्रा। तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम कोल तार से बनाते हैं। क्या क्या? ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको पढ़ा।
ये सारी चीज़ें इसको बनाई जाती हैं और ये 200 चीज़ों का मिक्सचर होता है। और ये ऑब्टेन कैसे होता है? ये प्रोडक्ट कोल तार से बनाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे रोज़ की जीवन में और इंडस्ट्री में। इंटरेस्टिंगली naphthalene balls used to repel moth and other insect to also obtain from कोल तार। जो आपने देखा है घरों में नैप्थलीन बॉल्स डाल दी जाती हैं जिससे कि कपड़ों में कीड़े ना लगें, तो वो भी इसी के द्वारा बनाई जाती हैं और कोल तार से ही ऑब्टेन करी जाती हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोयले से कोक बनाया जा रहा होता है तब हमें कोल गैस, उस दौरान जो गैस बनती है उसे हम कोल गैस कहते हैं। तो इस प्रोसीजर में हमें कोल गैस मिलती है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। और वो इंडस्ट्रीज जो कोल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के पास में होती हैं, सिचुएटेड मतलब जहाँ पे पास में कोल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर जब कोल से कोक बनाया जा रहा होता है तो ये गैस जो है प्रोड्यूस होती है और ये उन प्लांट्स द्वारा यूज़ कर ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। यू नो दैट द पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार। आपको पता है कि पेट्रोल जो है कितना यूज़फुल फ्यूल होता है और इसी से गाड़ियाँ चलती हैं, स्कूटर, कार्स चलते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। लेकिन जो बहुत भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर हैं, ये डीजल के थ्रू चलते हैं। ट्रक और ट्रैक्टर किससे चलते हैं? डीजल के थ्रू। और मोटरसाइकिल किससे रन करती हैं? पेट्रोल के थ्रू। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और आपको पता है ये जो दोनों यूजफुल फ्यूल होते हैं वो किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा यानी रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रा का मतलब होता है स्टोन, रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। और इसी को फॉर्म करने के मतलब इसी से फॉर्म होता है पेट्रोलियम। इट इज़ माइंड फ्रॉम द बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ शोन इन फिगर 5.4। और ये कहाँ होता है? रॉक्स के बीच में क्रैक्स होते हैं, अर्थ की जो रॉक्स होती हैं उसमें क्रैक्स होते हैं, उससे ऑयल को माइन किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? किस तरीके से बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उससे पेट्रोलियम फॉर्म होता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड and their bodies settle in the bottom of the sea and get covered with the layer of sand and clay. Over million of years, absence in air, high temperature and high pressure transform the dead organism into the petroleum and natural gases. तो देखिए जब समुद्र में जो जीव जंतु मर जाते हैं और वो जाके बॉटम पे, ओशन के जो बॉटम होता है समुद्र का, वहाँ जाकर मतलब कवर हो जाते हैं बहुत मोटी लेयर से और क्ले से, और सालों लाखों साल जो हैं वो दबे रहते हैं और वहाँ पे हवा नहीं होती है, टेम्परेचर हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, और उसके चलते किस में बदल जाते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल ऑफ गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। वाई इट इज सो? रिकॉल दैट द ऑयल एंड गैस इज लाइटर देन द वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। तो देखिए जो नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम है वो तो डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे, और आपको एक लेयर दिखाई पड़ती है पेट्रोलियम ऑयल की और गैस की पानी के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हैं हल्के होते हैं पानी से और ये उसके साथ मिक्स नहीं होते हैं। तो इसको हम रिफाइन कर लेते हैं। रिफाइनिंग के थ्रू हमें पेट्रोलियम जो है वो मिल जाता है। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। ये बहुत गाढ़े रंग का लिक्विड होता है और ब्लैक होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। अभी मैंने बताया आपको कि जो है इसमें अजीब सी स्मेल होती है, बदबू टाइप की होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये जो है वो कई चीज़ों का मिक्सचर है, इस कई कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर ये बनता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग करने के प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। और इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरीज। और ये कहाँ किया जाता है? जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, जैसे ये देखिए पिक में दी हुई है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में इसको अलग किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। नेचुरल गैसेस।
वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज इन गिवन टेबल 5.1। तो देखिए यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। ये किस तरह से इस्तेमाल होती है? एलपीजी जो हमारे गैस में घर में गैस होती है जिस पे हम खाना बनाते हैं, तो जो फ्यूल होता है घरों का और इंडस्ट्री का, एलपीजी वहाँ इस्तेमाल होती है। पेट्रोल हम जानते हैं कि पेट्रोलों से गाड़ी चलती हैं, मोटर फ्यूल्स है, एविएशन फ्यूल है, और ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल का ही इस्तेमाल होता है। जो हम कुछ जिन कपड़ों को हम ड्राई क्लीन करवाते हैं उसमें पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। कैरोसिन इस्तेमाल होता है स्टोव में, जो घर में वो होते हैं स्टोव, उसमें, लैंप्स में और जेट एयर क्राफ्ट में कैरोसिन का इस्तेमाल होता है, जिसे हम हिंदी में मिट्टी का तेल कहते हैं। डीजल फ्यूल्स फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। डीजल क्या होता है? बहुत भारी जो वाहन होते हैं उसमें फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है लुब्रिकेशन के लिए। इसमें देखिए लुब्रिकेंट जो होता है वो चिकनाहट पैदा करता है, यानी वो चिकना होता है और फ्रिक्शन को कम करता है, इसलिए ये लुब्रिकेशन का काम करता है। किसी भी चीज़ में अगर हम उसको स्मूथली करना है तो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देंगे तो वो स्मूथली रन करने लगेगी। पैराफिन वैक्स क्या होता है? इससे ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं, कैंडल्स बनाई जाती हैं और वैसलीन बनाई जाती है। वैसलीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक तरह का पैराफिन वैक्स होता है। इससे स्किन जो है स्मूथ हो जाती है वैसलीन से। कैंडल्स क्या होती हैं? मोम जो होता है वो होता है पैराफिन वैक्स। बिटुमेन पेंट्स और रोड सरफेसिंग, जो पेंट बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के और इसके इस्तेमाल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको ज़रूर पढ़िए। अब देखिए ये येलो बॉक्स में दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। यानी जो अभी टेबल में हम लोगों ने जिन प्रोडक्ट्स की बात करी, जैसे पैराफिन वैक्स था और क्या था, लुब्रिकेंट ऑयल था, बिटुमेन था, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से मिलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। इन्हें हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट बनाए जाते हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। और जो फाइबर्स होते हैं जो सिंथेटिक फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एसाइलिक है, ये सारे भी किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। पॉलीथीन है और मैनमेड प्लास्टिक, ये जितनी चीज़ें हैं इसमें पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस से ही हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये किसमें प्रोड्यूस होती है? जो प्रोडक्शन होता है ना फर्टिलाइज़र का, यूरिया जिससे बनता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, इसकी इतनी ज़्यादा कमर्शियल इम्पॉर्टेंस के चलते ही पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। हमारा नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि इसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। और नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको सीएनजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नेचुरल गैस होती है इसे हाई प्रेशर पे हम स्टोर करते हैं, इसीलिए इसे सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड। देखिए इसको हम पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और अब इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? व्हीकल्स में हो रहा है। तो इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। ये जो है कम प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल अब व्हीकल्स में भी किया जा रहा है। इसे हम क्लीनर फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये शुद्ध होते हैं, ये ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। और इसका great advantage ये होता है कि ये easily supply मतलब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो easily करा जा सकता है पाइप्स के थ्रू, और जो घरों में और फैक्ट्रीज़ में इसको पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो आसानी से किया जा सकता है। इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है? जो वडोदरा है गुजरात में और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, इसमें पाइपलाइंस जो है एक नेटवर्क है जिसके थ्रू यहाँ पे फैक्ट्रीज़ और घरों में ये गैस पहुँचाई जाती है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। इसका इस्तेमाल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल जो है वो
केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने में भी किया जाता है। इंडिया इज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा रिजर्व है नेचुरल गैस का। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे रिजर्व्स हैं देश में जहाँ पर इसको स्टोर करा जाता है, रिजर्व किया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पर? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये कुछ ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर इसका रिजर्वेशन किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग, हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, यानी इनका एक समय के बाद ये जो हैं ये नष्ट हो जाएंगे अगर इसका ओवर यूज़ किया जाएगा या गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल। और हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि कोल और पेट्रोलियम जो हैं वो फॉसिल फ्यूल होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं? मरे हुए जीव जंतु जो हज़ारों करोड़ों साल से ज़मीन के नीचे दफन हैं और वो चेंज हो गए हैं फ्यूल्स में। ऑन द अदर हैंड नोन एज द रिजर्व of these last only the few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. और यही कारण है कि इनको जब ये जलाए जाते हैं तो एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। Their use is also linked to the global warming. और इनका जब हम अगर लिमिटेड नहीं यूज़ करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर भी असर पड़ेगा। उसमें तरह तरह की जो गैसेस हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी हमको इनका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा? इसके नतीजे होंगे कि जो हमें एनवायरनमेंट है वो बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा। स्मॉलर रिस्क फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका रिस्क भी कम हो जाएगा। एंड देयर अवेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसीलिए इसका जो अवेबिलिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक हमें ये अवेलेबल रहेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि किस तरह से लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की बचत करें ड्यूरिंग द ड्राइविंग। जिस समय वो ड्राइव करते हैं तो उस समय उनको क्या क्या करना चाहिए? देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, यानी हमें जो ड्राइविंग करनी चाहिए वो कांस्टेंट स्पीड पे करनी चाहिए, ना ही बहुत तेज़ चलाना चाहिए, ना ही गाड़ी को धीमे चलाना चाहिए। और जिस समय ट्रैफिक लाइट ऑन होती है, हम लोग रुके होते हैं ट्रैफिक सिग्नल को देखकर, तो हमें इंजन को बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि टायर्स जो होते हैं उसमें जो हवा है वो सही से भरी हो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। एंड लास्ट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, हमें हर वक्त जो है हर समय जो है समय समय पर व्हीकल्स को मेंटेन करते रहना चाहिए जिससे कि जो है फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो ये तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।